कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली है। इनका अपना छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये लोग लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं। मॉम डैड तो अपना अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इनके इकलौते निकम्मे बेटे को काम करना पसंद नहीं है। ये है इस ड्रामे का हीरो जिसका नाम योंगजुन है। वो बोलता है कि मॉम मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा। मॉम बोलती है कि बेटा इस सीवी को देखकर तुझे कोई जॉब पे नहीं रखने वाला, तू डिलीवरी मैन बन जाके ये ऑर्डर कस्टमर्स को दे आ। बेटे के पास कोई बहाना नहीं, इसे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये दुखी दिल के साथ वहाँ से रवाना होता है और अपनी मंजिल पे जा पहुँचता है। यहाँ का माहौल तो बिलू बिलू सा है। ये तो स्विमिंग पूल है जहाँ ये फूड डिलीवर करने आया है। तभी योंगजुन की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि स्विमिंग पूल के दूसरे साइड पे खड़ी होती है और अपनी बहन को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम किमसो है। ये लड़की ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। इसकी एक बहन भी है जो कि स्विमर है। किमसो से चेयरअप करने के लिए यहाँ आती है। डिलीवरी बॉय योंगजुन को पहली नज़र में ही इस लड़की से प्यार हो गया। इसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही। किमसो अपनी बहन को गुड बाय बोलकर योंगजुन के पास से गुजर जाती है। ये उसे नहीं रोक पाया। बंदे की हालत तो देखो, इसका भी कोई कसूर नहीं। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। किमसो चली गई तो क्या हुआ, उसकी बहन तो यहाँ पे मौजूद है ना। योंगजुन बिना टाइम वेस्ट किए नामिन के पास जाके उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि किमसो की सिस्टर भी डेफ है। योंगजुन सीधा उससे उसकी बहन का नाम पूछ लेता है। नामिन उससे पूछती है कि क्या तुम लड़कियां पिक करने आए हो। वो बोलता है कि ना बाबा ना, मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, पर शायद तुम सही बोल रही हो, कुछ ऐसा ही समझ लो। नामिन उससे पूछती है कि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो या फिर मेरी बहन का। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन का, अगर तुम अपना नाम बताना चाहो तो बता दो। इसने तो गलत बोल दिया। नामिन को ये बंदा अजीब सा लगा। वो पूछती है कि तुम आखिर किसके पीछे पड़े हो। फिर ये उसे अपनी बहन का नाम बता देती है, जिसके बाद योंगजुन डायरेक्टली इससे उसकी बहन का नंबर पूछ लेता है। ये कुछ ज्यादा हो गया। नामिन उससे बोलती है कि भाई तू खुद ही जाके दीदी से पूछ ले, मैं पानी के अंदर चली, बाय। योंगजुन उस लड़की का नंबर तो नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी ये काफी खुश है। मॉम डैड हैरान होके सोचते हैं कि गया था मुंह लटका के, अब हंसते हुए वापस लौटा है, ये कैसे। योंगजुन फिर से डिलीवरी करने निकल पड़ता है इस आसरे में कि काश वो लड़की दोबारा से इसे दिख जाए। इसकी ये तमन्ना तो सच में पूरी हो गई। किमसो इसे दिख गई। बेचारी थोड़ी मुश्किल में है, उसकी स्कूटी खराब हो गई है, उसे किसी की हेल्प चाहिए। योंगजुन भला इस सुनहरी मौके को कैसे गवा सकता है। ये फौरन से उसके पास जा पहुंचता है और बताने लगता है कि मैं वही हूँ जो कुछ देर पहले फूड डिलीवर करने आया था। लड़की ने इसे पहचान लिया। ये इसकी हेल्प लेने को तैयार हो गई। जब योंगजुन इसकी स्कूटी को चेक करता है तो पता ये चला कि इंजन में कचरा भर जाने की वजह से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो पा रही। इसे रिपेयर शॉप ले जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। योंगजुन सर को खुजाने लग गया। अब ये क्या करे। इसके दिमाग की बत्ती जल गई। ये लड़की को ऑफर देता है कि तुम मेरी बाइक ले जाओ, बाद में हम बाइक्स एक्सचेंज कर लेंगे। किमसो को देर हो रही है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। वो इसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जब लड़की अपना हाथ आगे करके योंगजुन से उसका मोबाइल मांगती है तो बंदा इससे हाथ मिला लेता है। वो बोलती है कि स्कूटी चेंज करने से पहले हमें नंबर्स एक्सचेंज करने होंगे, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। कुछ देर पहले ये इसकी बहन से इसका नंबर मांग रहा था, लेकिन अब ये खुद इसे अपना नंबर दे रही है। वाह किस्मत हो तो ऐसी। लड़की बाइक में बैठ के चली गई। लड़का मुस्कुरा रहा है। इसके दिल की तमन्ना पूरी हुई। फिर ये किमसो के बाइक को रिपेयर शॉप पे ले जाता है जो कि इसके दोस्त की शॉप है। वो इससे बोलता है कि कल सुबह तक बाइक को मस्त रिपेयर कर देना, ओके। रात हो गई। योंगजुन बार बार किमसो को मैसेज किए जा रहा है पर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। बंदा तो मायूस होके बेड पे लेट गया। फ्रेंड उससे पूछता है कि
भाई क्या बात है, किसको मैसेज कर रहे हो? योंगजन इसे कुछ नहीं बताता, ये तो बस इस उम्मीद में बैठा है कि लड़की का रिप्लाई आ जाए। उधर दूसरी तरफ जब किम सो अपनी बहन को पिक करने जाती है तो उसकी बहन ये बात नोट करती है कि ये उनकी स्कूटी नहीं है। वो उससे साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि बहन, तुमने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया है क्या? ये बात सुन के किम सो उसे सब कुछ बता देती है। फिर ये दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम सो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे ढेर सारे मैसेजेस आए होते हैं जो कि योंगजुन ने भेजे थे। ये देख किम सो फौरन से उसे रिप्लाई करती है। उधर दूसरी तरफ योंगजुन मैसेज पढ़ के एक्साइटेड होके बेड से उठ पड़ता है और रिप्लाई करने लगता है। अब जाके इसकी जान में जान आई। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि बाइक्स एक्सचेंज कर सके। योंगजुन का फ्रेंड जिसे पहले शक था, लेकिन अब इसके चेहरे पे हंसी देख इसे यकीन हो गया है कि इसका दोस्त जरूर किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो इसे चिढ़ाने लगता है। योंगजुन काफी खुश दिखाई दे रहा है। ये किम सो की स्कूटी को सरफ लगा के उसे चकाचक चमकाने लगता है ताकि लड़की खुश हो जाए। 1 घंटे की मेहनत के बाद इसने स्कूटी को ब्रांड न्यू बना दिया। फिर ये उसमें बैठ के निकल पड़ता है। किम सो पहले से ही इसके बताए हुए जगह पे पहुंच चुकी है। वो उसका वेट कर रही है। बंदा भी आ पहुंचा। वो उसे दूर से हाय बोलता है और फौरन से उसके पास जाता है। लड़की ये देख के हैरान होती है कि उसकी स्कूटी इतनी क्लीन कैसे हो गई। योंगजुन उसे सब कुछ बता देता है। किम सो उसे पैसे देने लगती है लेकिन वो लेने से मना कर देता है। ये तो बस इससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। किम सो को भी लड़का अच्छा और फनी लगा। ये इसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। योंगजुन डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या हम साथ में लंच या फिर कॉफी पी सकते हैं। इसकी इस बात पर किम सो उससे बोलने लगती है कि तुमने बाइक फिक्स करने में मेरी हेल्प की तो ट्रीट मेरी तरफ से। चलो अभी चल के कॉफी पी लेते हैं। इस रोमांटिक ऑफर को योंगजुन भला कैसे ठुकरा सकता है। दोनों साथ बैठते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। लड़की कॉफी पीने लगी तो लड़का उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे हैं। कॉफी खत्म होते ही जब किम सो वहां से जाने लगती है तो योंगजुन उसके पीछे भागता है। ये उससे कुछ कहना चाहता है पर अफसोस कह नहीं पाया। लड़की वहां से चली गई। एक दिन जब किम सो कन्वीनियंस स्टोर में अकेली बैठी सैंडविच खा रही होती है तो तभी उसे योंगजुन का मैसेज रिसीव होता है। दोनों चैट करने लगते हैं। लड़के के दिमाग में आइडिया आता है। वो फटाफट से अपने रेस्टोरेंट जाता है और हर एक फूड आइटम को लंच बॉक्स में डालने लगता है, ये सोच के कि किम सो को पता नहीं खाने में क्या पसंद है। मॉम खामोशी से इसे देख रही है। इन्हें तो शक हो गया है कि इसके बेटे को जरूर कोई लड़की पसंद आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम योंगजुन को किम सो के साथ देखते हैं। वो पूछती है कि इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। वो बताता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, सो मैं सब कुछ ले आया। किम सो मजे से खाने लगती है। इसे खाना काफी टेस्टी लगा। इसने लंच बॉक्स खाली कर दिया। फिर वो योंगजुन के हाथ में पैसे पकड़ा के वहां से चली जाती है। लड़की ये समझी कि लड़का इसे फूड डिलीवर करने आया था। बेचारा ये तक नहीं बोल पाया कि वो ये खाना अपनी तरफ से लाया था, ना कि बेचने के लिए। किम सो थोड़ी सी सैड लग रही है। इसे अपनी बहन की फीस जमा करवानी है लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। बहुत से पैसों की जरूरत है। इसे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। नेक्स्ट डे जब किम सो अपनी बहन से मिलने जाती है तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। दरअसल कुछ पेरेंट्स ने हंगामा मचा रखा है। ये लोग चाहते हैं कि इस पूल में डिसेबल लोगों को स्विमिंग ना करने दिया जाए। इनके बच्चे बीमार हो सकते हैं। क्या बकवास है। ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। किम सो ने सब बातें सुन ली। वो दुखी होती है। एट द एंड होता ये है कि नामिन और दूसरे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं उनके मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। जब योंगजुन को ये सब पता चलता है तो वो भी काफी सैड हो जाता है। ये कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन उन दोनों का मूड जरूर बदल सकता है। उसी दिन योंगजुन किम सो और उसकी सिस्टर के पास आके बोलता है कि
चलो बाहर घूमने चलते हैं। बहनें मान गईं, तीनों बस में बैठ गए। काफी दिनों बाद दोनों बहनों को मौका मिला है कि वो लाइफ को एंजॉय करें। तीनों डांस क्लब पहुंच गए, लेकिन दोनों बहनें तो म्यूजिक सुन ही नहीं सकती। योंगजुन इन्हें डीजे स्पीकर्स के करीब ले जाता है और हाथ रखवा के इन्हें म्यूजिक फील करवाता है। पहली बार दोनों बहनों ने म्यूजिक को फील किया। ये सिर्फ योंगजुन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। सारा दिन मौज मस्ती करने के बाद तीनों वापस लौटते हैं। नामिन योंगजुन को थैंक्स बोलती है। ये इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, सो ये इन्हें बाय बोल के घर चली गई। अब बचे ये दोनों। फिलहाल तो खामोशी छाई हुई है, दोनों शांत हैं, बस मुस्कुराहटें एक्सचेंज हो रही हैं। दोनों अपने अपने घर चले गए। किमसो और उसकी सिस्टर का मूड बदल गया है, दोनों काफी खुश हैं। नामिन अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? वो जवाब देती है कि नहीं तो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। भले ये सच ना बताए, लेकिन इसकी सिस्टर को यकीन हो गया है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। नामिन अपनी बहन को चिढ़ाने लगी, तभी योंगजुन इन्हें फोटो सेंड करता है। वो देख दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि किमसो हर रोज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज की क्लासेस लेने जाती है। आखिर ऐसा क्यों? ये एक राज है जो आगे जाके फाश होगा। योंगजुन और किमसो की फ्रेंडशिप धीरे धीरे से प्यार में बदलती जा रही है। शायद किमसो भी योंगजुन को लाइक करने लगी है। देखते हैं कब ये दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स बताते हैं। किमसो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो एक न्यूज़ स्टूडियो में साइन लैंग्वेज का काम करती है। आज सिटी हॉल स्विमिंग कंपटीशन है। किमसो की बहन ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। नामिन का सपना है कि वो नेशनल ओलंपिक टीम में सेलेक्ट हो और गोल्ड मेडल जीते। ये थोड़ी सी नर्वस तो है, लेकिन इसे यकीन है कि वो आज अपना बेस्ट देगी। कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। किमसो अपनी बहन को चीयर अप कर रही है। नामिन को उसकी मेहनत का फल मिल गया, इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। नामिन गोल्ड मेडल अपनी बहन को पहनाती है। किमसो ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। फिर किमसो योंगजुन को वीडियो कॉल पे उसे मेडल दिखाने लगती है। वो भी काफ़ी खुश होता है। किमसो उसे बताने लगती है कि अगर नामिन ऐसे ही मेहनत करती रही तो वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाएगी। योंगजुन बोलता है कि हमें इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। किमसो उसे मना कर देती है, लेकिन उसकी सिस्टर चाहती है कि वो योंगजुन के साथ जाए। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। योंगजुन किमसो के साथ डेट पे जाने वाला है। नामिन अपनी बहन की हेल्प कर रही है। इसने अपनी बहन के लिए खूबसूरत ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। योंगजुन आज कोई डिलीवरी नहीं करने वाला। मॉम डैड को पता ना चले, इस वजह से वो अपने दोस्त को ऑर्डर्स पकड़ा देता है ताकि वो डिलीवर करके आए, लेकिन मॉम डैड ने तो सब कुछ देख लिया। शाम को दोनों मिलते हैं। योंगजुन किमसो से पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया? इसकी इस बात पर किमसो बोलती है कि तुम हर वक्त मुझसे खाने के बारे में क्यों पूछते हो? क्या मैं तुम्हें भुक्खड़ लगती हूँ? योंगजुन उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट है, तभी मैं तुमसे पूछता हूँ। किमसो हंस पड़ी। दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ योंगजुन का फ्रेंड फूड डिलीवर करने पहुँच गया। अरे ये तो नामिन का घर है। लड़की को देख इसके तो होश ही उड़ गए। क्या इसे भी पहली नजर में इससे प्यार हो गया? देखते हैं आगे क्या होता है। उधर दूसरी तरफ योंगजुन और किमसो साथ में घूम फिर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। किमसो खुश है कि उसे योंगजुन जैसा अच्छा दोस्त मिला। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बुरा हो गया। किमसो और उसकी सिस्टर जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसमें आग लग गई है। नामिन सो रही है। स्मोक होने की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है और वो नींद से उठ के बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। थैंकफुली लिफ्ट काम कर रहा है। वो उसके अंदर जाती है ताकि बाहर निकल सके। एक और मुसीबत, लिफ्ट अचानक से रुक पड़ी। नामिन तो बुरी तरह से फंस चुकी है। इसकी जान खतरे में है। बेचारी बेजुबान चिल्ला भी नहीं सकती।
तभी कोई लिफ्ट का डोर ओपन करके उसे रेस्क्यू करता है और उसे बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ किमसो और योंगजुन घर वापस जा रहे हैं। दोनों काफी खुश हैं। योंगजुन आज उसे अपने दिल की बात बताने वाला है, इससे पहले कि ये अपने फीलिंग्स बता पाता। तभी किमसो को हॉस्पिटल से मैसेज रिसीव होता है कि उसकी बहन वहाँ पे एडमिट है। ये शॉकिंग न्यूज़ पढ़ के किमसो डर सी जाती है और योंगजुन को कुछ बताए बिना हॉस्पिटल की तरफ भागती है। योंगजुन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से क्या हो गया। ये किमसो के पीछे तो भागता है लेकिन वो आगे निकल चुकी है। किमसो हॉस्पिटल पहुंच गई। ये घबराई हुई है, इसे नहीं पता कि इसकी बहन किस हालत में है। जब वो पेशेंट रूम में जाती है तो अपनी बहन को सही सलामत देख इसके दिल को सुकून मिलता है। किमसो रोने लगी। वो खुद को दोष दे रही है। अपनी सिस्टर से बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बहन उसे समझाने लगती है कि खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन किमसो को लग रहा है कि शायद अब इसकी बहन स्विमिंग ना कर पाए। इसकी 10 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये बात उसे परेशान कर रही है। फिर किमसो डिसाइड करती है कि वो आज के बाद कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगी, हर वक्त उसके साथ रहेगी। इसे योंगजुन के ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं दे रही। कुछ दिन बाद नामिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकती है। जल्द ही ट्रायल्स शुरू होंगे। अगर नामिन को नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है तो उसे स्विमिंग कंटिन्यू करनी होगी। जिस बात का डर था वही हुआ। नामिन सही से स्विम नहीं कर पा रही, इसकी सांस फूल रही है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये सब देख किमसो काफी दुखी होती है। एक दिन जब किमसो अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी योंगजुन उससे आके मिलता है। दोनों काफी दिन बाद मिल रहे हैं। योंगजुन उससे पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ थी और मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? क्या तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे? सब कुछ ठीक तो है ना? इसकी ये बात पर किमसो उससे बोलती है कि तुम दोबारा यहाँ पे मत आना और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो योंगजुन उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं? वो जवाब देती है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती तो तुम्हारी फिक्र कैसे करूं? इसकी ये बात पर योंगजुन का दिल उदास होता है। वो उससे और कुछ नहीं पूछता। प्यार की शुरुआत होने से पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। बेचारे का दिल तो टूट ही गया। पहली बार इसे किसी से प्यार हुआ लेकिन उस लड़की ने इसे डंप कर दिया। मॉम डैड भी ये बात नोट करते हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसकी हालत देख वो दोनों काफी परेशान से हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नामिन को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन ये पानी में ज़्यादा देर नहीं रह पा रही क्योंकि लंग्स में स्मोक की वजह से अब इसकी हेल्थ कंडीशन पहले जैसी नहीं रही। नामिन का दिल तो खून के आंसू रोने लगा। इसकी कई सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। अब ये ओलंपिक्स में नहीं जा पाएगी। किमसो ने अपनी बहन को रोते हुए देख लिया। ये भी इमोशनल हो गई। नामिन उससे बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, सॉरी मैंने तुम्हें मायूस किया। किमसो को लग रहा है कि सारी गलती उसी की है। अगर वो उस दिन अपनी बहन के साथ होती तो कुछ बुरा ना होता। वो बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। नामिन बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे ड्रीम को ही क्यों जानती हो? मेरे सपने मेरे हैं, तुम्हारे भी कोई सपने होंगे, तुम जाके वो पूरा करो। अब तुम सारी जिंदगी मेरे ड्रीम्स को ही पूरा करने में बिता दोगी क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और कितना करोगी? आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना होगा। तुम्हारी भी कोई लाइफ है, तुम्हारे भी सपने हैं। ये सब कहकर नामिन चली गई। दरअसल इसने अपनी बहन को एहसास दिलाया है कि वो खुद के बारे में भी सोचे। अब ये बात किमसो समझ पाएगी या नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन योंगजुन की मॉम अपने बेटे के पास आके उससे पूछती है कि बेटा किसने तुम्हें रिजेक्ट किया? उसकी इतनी हिम्मत, कौन है वो? योंगजुन बताने लगता है कि
मॉम वो लड़की अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, रोज़ काम पे जाती है और काफ़ी मेहनत करती है ताकि वो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख सके। उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तभी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मॉम वो लड़की ना सुन सकती है और ना ही बोल पाती है। इसकी ये बात सुन के मॉम हैरान तो होती है, लेकिन फिर भी ये अपने बेटे के साथ है। उधर दूसरी तरफ किम सो अपने मॉम डैड से मिलने आई है। इसकी सारी फैमिली सुन और बोल नहीं सकती। मॉम भी इसे समझाने लगती है कि ये दूसरों की फिक्र ना करे, अपने बारे में सोचे। किम सो को एक बात तो समझ आ गई कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी। दोनों बहनों की मुलाकात हो गई। ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। नामिन उससे पूछती है कि क्या तुम योंग जुन से मिली? वो बोलती है कि नहीं, मेरा डेटिंग का कोई इरादा नहीं है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। इसकी ये बात नामिन को बुरी लगी। वो बोलती है कि तुम मेरी वजह से ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम खुद के बारे में सोचो। चलो नई शुरुआत करते हैं। तुम योंगजुन को डेट करो, मैं भी गिव अप नहीं करूँगी, कम बैक करूँगी। किम सो को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। ये सिटी हॉल स्विमिंग पूल में अकेली बैठी सोच रही है। कुछ देर बाद ये पूल के अंदर जाती है। उधर दूसरी तरफ योंगजुन ये फील करने की कोशिश कर रहा है कि किम सो किस सिचुएशन से गुजर रही है। आखिरकार इसे एहसास हो गया है कि ये किम सो को समझ नहीं पाया। फिर ये किम सो से मिलने जाता है ताकि उसे अपने दिल की बातें बता सके। ये बोलने लगता है कि सॉरी किम सो, जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने मुझे भले ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि तुम हंसी मुस्कुराती रहो। योंगजुन कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब किम सो पीछे मुड़ के देखती है तो वो चुप हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। फिर योंगजुन इसे बाइक में बिठा के घर ले जाता है। मॉम डैड अपनी फुल तैयारी करके बैठे हैं। इन्हें तो इसी दिन का इंतज़ार था। ये अपने बेटे की खूब बुराइयां करने लगते हैं। बेटा जी तो घबरा गया। डैड किम सो से बोलते हैं कि लव रिलेशनशिप और पार्ट टाइम जॉब भले ही साथ चलता रहे, हमें कोई इशू नहीं। किम सो बोलती है कि ठीक है अंकल। अरे वाह, ये तो बोल पड़ी, मतलब कि ये गूंगी बहरी नहीं है। मॉम डैड और योंगजुन तो शॉक्ड से हो गए। योंगजुन पूछता है कि तुम बोल सकती हो? वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। सबके सब खुश हैं। नामिन ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसने गिव अप नहीं किया। ये नेक्स्ट ईयर ट्रायल्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ किम सो ही अपनी फैमिली में अकेली पर्सन है जो बोल और सुन सकती है। इसने अपनी मॉम की बात को माना। वो भी चाहती थी कि किम सो अपनी जिंदगी जिए। इन दोनों की लव स्टोरी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक दूसरी प्रेम कहानी शुरू होने को है। नामिन को जिस पर्सन ने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि योंगजुन का फ्रेंड था। अब इन दोनों की भी प्रेम कहानी शुरू हो गई। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पे एंड हुई। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।